हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विजय और आप सुन रहे हैं स्टोरी 3065। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज की कहानी पर आगे बढ़ते हैं। खबरदार, अगर आज के बाद वहाँ गई तो हाथ पैर तोड़कर घर में हमेशा के लिए बिठा दूंगा। रोबदार आवाज़ में दादा शमशेर सिंह अपनी 16 साल की पोती अंजना को डांट रहे थे। मैं प्यार जितना करता हूँ, जालिम भी उतना ही हूँ। मान मर्यादा और इज्जत का ख्याल रखना अब तुम्हें सीखना होगा। तुम अब बड़ी हो गई हो अंजना, घर में तहजीब से रहना सीखो। माँ और चाचियों के घर के कामों में मदद करो, रसोई सीखो। अब ये बचपना बंद करना पड़ेगा, जब देखो उछल कूद करती रहती हो। दादा शमशेर सिंह डांट रहे थे और घर के सभी सदस्य सुन रहे थे। क्या मजाल किसी ने कुछ बोला हो। सभी लोग सर झुकाकर सिर्फ बातें सुन रहे थे। बड़े से हॉल में शमशेर सिंह की बातें गूंज रही थी। काफ़ी गुस्से में लग रहे थे शमशेर सिंह। बड़ी बड़ी घनी मूंछों वाले बलिष्ठ शरीर, 70 साल की उम्र के बावजूद भी आवाज़ में जरा भी बुढ़ापा नहीं दिख रहा था। गुस्सा उन्हें कम ही आता था, पर आज उनकी पोती अंजना ने काम ही ऐसा किया कि उन्हें गुस्सा आ गया। जब दादाजी से डांट पड़ गई तो अंजना अपनी माँ के साथ कमरे में गई। माँ अपनी बिटिया को बिठाकर उसके बाल संवारने लगी। लंबे लंबे काले घने बालों में पहले तेल से मालिश शुरू की और बीच में संवाद। बेटा अंजू, इसलिए हम मना करते हैं, दादाजी का रूप देखा ना। पर माँ, हमने क्या गलत किया? अंजू बोली। मैं तो बस अपनी इकलौती सहेली से मिलने उसके घर जाती हूँ और खेलती हूँ, और कुछ तो नहीं करती। बेटी, वही तो समस्या है। अब खेलने कूदने की उम्र नहीं, बल्कि शादी की उम्र हो रही है। थोड़ा घर का काम सीखो, चौका बर्तन सीखो। माँ, आप घर का काम आप तो करती नहीं हो, फिर मैं कैसे करूँगी? मेरे ससुराल में भी नौकर रहेंगे, चहकते हुए अंजना बोली। नौकर रहेंगे पर काम आना चाहिए। मुझे सब कुछ आता है, फिर भी सीखा ना। औरतों को ये काम आना चाहिए, कभी भी करना पड़ सकता है। और जब नौकर नहीं होते तो हम लोग ही करते हैं ना। ठीक है माँ, मैं सीख लूँगी, आज ही सीख लूँगी। यही बात ख़त्म करो, हंसते हुए अंजना बोली। अब कल सीखना। और अंजना वहाँ से भागती हुई अपने कमरे में चली गई और माँ अंजना को मुस्कुराती हुई देखती रह गई। कितनी भोली और मासूम सी है मेरी बिटिया। अभी भी वही बचपन, वही नटखटपन। बस कोई अच्छा सा घर खानदान मिल जाए, फिर हाथ पीले करके आराम से बैठेंगे। ठाकुर शमशेर सिंह अपने गांव के मुखिया थे। उनके घर में नौकर चाकर भी थे। गांव में सबसे ज़्यादा खेत उन्हीं के थे। उन्हीं का एक खास नौकर था हीरा, जिसका खानदानी काम था शमशेर सिंह दादा के घर पे काम करना। हीरा सिंह की एक लड़की थी निमकी, बहुत ही होशियार थी निमकी। निमकी हमेशा अंजना के साथ रहती थी, पर कुछ दिनों से शमशेर सिंह को उन दोनों का साथ रहना पसंद नहीं था। अंजना बहुत मना करने के बाद भी निमकी से मिलने चली जाती थी। अब आलम यह था कि हीरा को दादाजी ने बोल दिया कि तेरी छोकरी को अपने घर में रख, अब मेरे घर में मत आने दे। जी हजूर, हाथ जोड़कर सिर झुकाकर बस इतना ही कहा हीरा ने और वहां से चला गया। दादाजी में आए अचानक इतना परिवर्तन उसके भी समझ में नहीं आया और हीरा ने उसे दिमाग पर भी नहीं लिया और बड़बड़ाने लगा कि बड़े लोग हैं, बड़ी बात होगी, हमारा क्या है, पेट पल जाए बस इतना ही काफ़ी है। मना कर दूंगा निमकी को, वो समझदार है, मान जाएगी। रात का समय था जब सभी लोग गहरी नींद में सोए थे। बस एक अंजना थी जिसकी आंखों में नींद नहीं थी। वो सभी के सोने का इंतजार कर रही थी और जब सभी लोग सो गए तो अंजना धीरे से कंबल ओढ़े दबे पांव घर से बाहर निकली। आवाज़ ना हो इसलिए उसने पाँव में चप्पल भी नहीं पहनी। धीरे से दरवाज़ा खोला
और घर की चारदीवारी से बिल्कुल बाहर हो गई। जैसे ही बाहर आई वो निमकी को मिली और दोनों मिलकर साथ चलने लगी। पता नहीं कहाँ पर दोनों बहुत खुश थी। कीड़े मकोड़े के बोलने की आवाज़ आ रही थी, मेंढक टर टर कर रहे थे, कहीं कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आ रही थी, पर दोनों निडर थी। काली रात में उन्हें जरा भी भय नहीं लग रहा था। हाथ में हाथ पकड़े मस्ती से चल रही थी दोनों। वो फिर चलते चलते दोनों गांव से बाहर निकल गई, बिल्कुल बाहर घनघोर अंधेरे में। फिर एक सफ़ेद सी चारदीवारी आई और फिर दोनों उस दीवार में बने दरवाजे के अंदर घुस गई। ये क्या? ये तो एक कब्रिस्तान था जहाँ पर मुर्दों को दफनाया जाता था। आखिर ये दोनों यहाँ क्यों? जहाँ पर बड़ों बड़ों को आनों में पैंट गीली हो जाती है, वहाँ पर ये दोनों नादान लड़की आखिर क्यों? कब्रिस्तान था तो डर तो था ही, पर निडर को डर कहाँ। सफ़ेद हुए से माहौल और सफ़ेद हो गया था। सियारों के रोने की आवाज़ ने दिल दहला दिया था। वो बहुत ही करुण आवाज़ में रो रहे थे। सरसराती हुई तेज गति में भागते हुए चूहों की फौज ने अंजना को चौंका दिया, पर उसने एक पल में ही अपने चेहरे से डर गायब कर दिया। बड़े बड़े पेड़ की शाखाओं से चरचराने की आवाज़ आ रही थी और उन पर बैठे और लोगों के किटकिटाने की आवाज़। पंख तो ऐसे फड़फड़ा रहे थे जैसे बाजों का झुंड हो। अंधेरे में कुछ दिख नहीं रहा था, पर महसूस सब हो रहा था। चमगादड़ों के चितचिताने की आवाज़ें कानों में आ रही थी। एक साथ झुंड में उड़ रहे थे। उनसे सिर के बालों को बचाना पड़ता था। अंजना, तुम इस जगह बैठ जाओ। एक कब्र के पास बड़े पत्थर पर बैठने को बोलती है निमकी, और निमकी भी वहीं बैठ जाती है और इधर उधर देखती है। कुछ देर तक दोनों शांत बैठी रहती है। फिर एक बूढ़ा सा आदमी घनी दाढ़ी बालों वाला वहाँ आया और आते ही बोला, आ गई बिटिया रानी, सामान साथ लाई हो? जी बाबा जी, आपने जो बोला था सब लाई हूँ। दोनों लड़कियाँ बहुत हिम्मती थी, पर थी तो बच्चियाँ ही, डर लग ही जाता है। डरते हुए निमकी बोली, लाई हूँ बाबा जी, आपने जो बोला था सब। ठीक है, उठो, अब मेरे साथ आओ। दोनों वहाँ से खड़ी हो गई और बाबा के पीछे पीछे जाने लगी। अगले पल बाबा एक झोंपड़ी में थे। उनके सामने निमकी अंजना बैठी थी। झोंपड़ी में तंत्र मंत्र, जादू, टोना टोटका, वशीकरण, ऐसी तस्वीरें लगी थी। बाबा के सामने इंसान का एक कपाल था, एक हड्डी थी पतली सी। एक छोटे से अग्निकुंड में हल्की सी ज्वाला फूट रही थी। तमाम प्रकार के रंग बिरंगे पत्थर भी थे। बाबा बैठा आंखें बंद किए कुछ जाप कर रहा था। बीच बीच में पीतल के बने लोटे में से पानी की 4 बूंदों को अग्नि में छिड़कता। अग्नि बुझने के बजाय थोड़ी और धधक उठती। काले, लाल, पीले, हरे, गुलाबी छोटे छोटे कपड़ों के टुकड़ों पर छोटी छोटी हड्डियां रखी हुई थी। कुछ अलग प्रकार के छोटे छोटे डिब्बे थे जिसमें भभूत, हल्दी, भांग और ना जाने दर्जनों प्रकार के सामान थे। 2 जार थे जिसमें खून जैसा शायद खून ही रखा हुआ था। आम इंसान वो सब देखकर ही डर जाता, पर अंजना और निमकी के चेहरे पर खुशी के अलावा कुछ भी नहीं था। किसी को कुछ पता नहीं था कि दोनों बाबा के साथ मिलकर आखिर क्या कर रही थी। बहुत बढ़िया, बाबा जी अपनी आंखें खोलते हुए बोला, लाओ सामान लाओ। फिर निमकी ने बाबा को 2 नींबू दिए और सुई धागा और एक पोटली दिया। बाबा ने पोटली तुरंत छुपा लिया और बाबा ने मंत्र जाप करना शुरू किया और साथ साथ नींबू की 2 माला भी बनाने लगा। मंत्रों का उच्चारण करते हुए माला को बनाया। काली अंधेरी रात, सनसनाती हुई हवा का बहना दिल दहला दे रहा था। थोड़ी देर बाद बाबा ने एक एक माला दोनों को दी, वही नींबू वाली माला,
और हिदायत दिया कि 3 दिन बाद फिर आना और मुझे दिखाना। अगर किसी की भी नज़र पड़ी तो समझो सारा टोटका गायब। छुपा कर रखना सबकी नज़रों से। जाओ, अब सब कुछ अच्छा होगा, तुम्हारा काम हो जाएगा। दोनों ने बाबा की अनुमति ली और चुपके से दबे पांव घर की तरफ बढ़ने लगी। कोई सुन या देख ना ले, इसके लिए वे दोनों अपना मुंह ढके हुए थी और मुंह से आवाज़ तो बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। सबसे पहले अंजना का घर आया और फिर निमकी ने धीरे से बोला, अब जाओ, हम कल बात करेंगे और बाबा की बातें याद रखना, माला किसी को भी दिखानी नहीं चाहिए। अंजना चुपके से अंदर चली गई और जाकर अपने कमरे में लंबी सांस लेकर बैठी। पहले उसने गट-गट करके एक गिलास पानी पिया। एक सांस में उसने पानी अपनी हलक से उतार लिया और फिर बाद में मुंह पोंछते हुए बिस्तर पर लेट गई। बिस्तर पर लेटते हुए उसे नींद आ गई और अगले ही पल वो पूरी तरह नींद के आगोश में थी। अंदर हवा आए इस वजह से खिड़कियां खुली थी। हवा अच्छी थी, मस्त थी, ठंडी ठंडी। पर्दे होले होले से उड़ रहे थे। अंजना के गले में नींबू की माला थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे निकाल रहा हो। दिख कुछ भी नहीं रहा था, बस माला दिख रहा था निकलते हुए। अगले ही पल अंजना ने करवट ली और पुन माला गले में अटक गई। पुन कोशिश की जा रही थी कि वो माला निकले, पर तकिए पर रखे सिर और गले में से माला निकालना आसान नहीं था। पर कोशिश जारी थी। अचानक अंजना उठ गई और चिल्लाई, कौन है? कौन है? पर कमरे में तो कोई नहीं था। चारों तरफ अंधेरा। फड़ के पर्दे लहरा रहे थे और मस्त ठंडी हवाएं आ रही थी। अंजना ने अपने गले को देखा। माला सही सलामत थी, पर वो हल्की सी डर गई थी। उसे एहसास हुआ कि कोई तो है जो उसके गले में से वो माला निकालना चाहता है। फिर वो दोबारा सोने का प्रयास करती है, पर नींद आंखों से मीलों दूर थी। आखिर कौन था वो जो माला चुराने की कोशिश कर रहा था? दूसरी तरफ, दादा मुझे अंजना से मिलना है। सहमी हुई निमकी धीरे से दादा शमशेर सिंह से बोली। क्यों? क्यों मिलना है तुम्हें अंजना से? क्या काम है? दादा घूरते हुए निमकी को बोले। निमकी को दादाजी के आए इस बदलाव में समझ नहीं आ रही थी। दादाजी तो ऐसे नहीं थे, अचानक इन्हें ऐसा क्या हो गया? सहमती हुई निमकी बोली, दादाजी बस ऐसे ही मिलने आई हूँ। जा मिल ले उनसे, पर तेरे बाप से बोला था कि तुझे घर ना आने दे, फिर भी तू आ गई। उसकी तो खैर नहीं। अब निमकी डर गई। माफ़ करना दादाजी, बापू ने मुझे बोला था पर मैं ही भूल गई। निमकी झूठ बोलते हुए बोली। मैं वापस जाती हूँ, नहीं मिलना अंजना से। और निमकी जाने लगी। फिर दादा ने थोड़ी नरम आवाज़ में निमकी को बोला, ठीक है, जाके मिल ले, पर आज के बाद याद रखना, मिलना जुलना बंद करना पड़ेगा। ठीक है दादाजी। और निमकी भागती हुई घर में घुस गई और फिर अंजना को ढूंढने लगी। अंजना क्या है? अंजना बोली। अरे क्या हो गया दादाजी को? मुझे डांट रहे थे और तुमसे मिलने को मना कर रहे थे। हाँ निमकी, दादाजी कुछ दिनों से ऐसे ही हो गए हैं। और पता है, रात को कोई मेरे गले से माला निकालने की कोशिश कर रहा था। फिर मैं हड़बड़ा कर उठ गई। फिर मुझे पूरी रात नींद नहीं आई। क्या? निमकी चौंकते हुए बोली। ठीक मेरे साथ भी ऐसा हुआ। मैंने तो किसी तरह माला को बचाया। आखिर ये सब क्या हो रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी योजना की खबर किसी और को लग गई हो और कोई और जादू टोना कर रहा हो? अंजना बोली। पता नहीं अंजना, पर अब डर लग रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम उस बाबा के झांसे में आ गए। नहीं निमकी,
बाबा मुझे झांसे वाले नहीं लगते, और कुछ भी हो जाए मैं अपनी योजना में कामयाब होकर ही रहूँगी। तुम मेरा अंत तक साथ दोगी या नहीं, मुझे ये बता देना। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ अंजना, दिलासा देती हुई निमकी बोली। आज का दिन किसी तरह से गुजरा। कल रात को वापस अंजना और निमकी को बाबा के पास जाना था। आखिर चल क्या रहा था दोनों के दिमाग में, मन में क्या खुराफात जन्म ले रहा था। 17 साल की लड़कियों के मन में भूत प्रेत बाबा झाड़ फूक, आखिर ये सब क्यों। आज की रात हुई, पहले डर था उसे कि कोई परेशान ना करे, इसलिए माँ के पास बेखौफ सोई अंजना। फिर सुबह हुई अचानक और माँ उठते ही अपनी लाडली बेटी अंजना को देखकर चौंक गई। अंजना का शरीर पूरा पीला पड़ गया था। अंजना अंजना, हड़बड़ाकर माँ अंजना को हिलाते हुए बोली, अंजना उठ जा बेटा, उठ जा। और अंजना घबरा कर उठी। क्या हुआ माँ, तू ठीक तो है ना? हाँ माँ, मुझे क्या हुआ है? माँ अंजना के शरीर को छूते हुए बोली, सब कुछ तो ठीक है, आंखें दिखा आंखें। माँ क्या हुआ तुम्हें, चल आंखें दिखा। और माँ अंजना की आंखें देखी, फिर दोनों हाथों के नाखून देखे, सब कुछ ठीक था, तो शरीर क्यों पीला पड़ गया था। फिर माँ जोर से चिल्लाई, अरे अंजू के बापू सुनते हो? पर बापू ने कुछ ना सुना। और माँ ने फिर आवाज लगाई, चंदा, अरे ओ चंदा जी मालकिन, जाकर हकीम जी को बुला तो ला। ठीक है मालकिन। और नंदा चली गई। माँ मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ, फिर ऐसा क्यों व्यवहार कर रही हो? जाकर शीशा देख एक बार, फिर पता चलेगा। और अंजना बेड से उतरकर शीशे के पास गई। शीशे में खुद को देखकर वो चौंक गई, ये सब कैसे हुआ? और दौड़कर आंगन में गई, साबुन से रगड़कर मुंह धोया, फिर तौलिए से मुंह पोंछा, पर मुंह से पीलापन कोई बनावटी रंग नहीं था जो छूट जाता। वो दौड़कर माँ के पास गई और माँ से बोली, माँ ये कैसे हुआ? हकीम जी आते ही होंगे, सब ठीक हो जाएगा। और फिर थोड़ी देर बाद हकीम जी आए। अंजना का जांच पड़ताल किया, उन्हें कोई सुराग नहीं मिला। फिर हकीम जी माँ से बोले, देखो छोटी बहू, बिटिया को कोई बीमारी नहीं है, फिर भी मैं एक जड़ी बूटी देता हूँ, खिला देना। आखिर कल तक पीलापन नहीं गया तो मुझे बुलवा लेना। और इतना कहकर हकीम जी चले गए। जा नहा धोकर आजा, फिर दवा खाना। अंजना अपने कमरे में गई और फिर कपड़े लेकर आंगन में। फिर वो नहाने के लिए स्नान गृह में गई। उसे अचानक याद आया कि उसके गले में तो माला गायब है। उसने पूरे शरीर को देखा, शरीर पूरा पीला पड़ गया था। शाम का समय था, अंजना की हालत ठीक नहीं थी। पीलापन खत्म होने के बजाय बढ़ता ही जा रहा था। जब निमकी को पता चला तो वो दौड़ती हुई आई और अंजना के पास आकर बैठ गई। क्या हुआ अंजना? मेरी माला खो गई निमकी, तभी ये हालत हुई है। अंजना फिर तो बहुत दिक्कत आ जाएगी। एक काम करो, तुम मेरी माला ले लो। नहीं निमकी, अंजना निमकी से बोली, जिसके नसीब में जो होगा झेलना पड़ेगा। नहीं अंजना, बहुत हालत खराब हो जाएगी तुम्हारी, निमकी बोली। बाबा ने बोला था कि बुरी मौत होगी और बाबा की बात कभी झूठी नहीं होती। अंजना की हालत सच में खराब थी। उसने खून की उल्टियाँ शुरू कर दी। अब सभी को पता चल जाना था कि ये किस वजह से हो रहा था। फिर निमकी को कुछ नहीं सूझा और वो अंजना की जान बचाने के लिए अपने गले में से माला निकालकर अंजना के गले में डाल देती है। कुछ देर बाद अंजना कुछ हद तक ठीक थी, पर निमकी की तबीयत धीरे धीरे बिगड़ने लगी। फिर भी निमकी ने अंजना से वादा कर लिया कि कुछ भी करके वो आज रात तो बाबा के पास जाएगी ही। वही काली रात, कुछ भी दिखाई ना देने वाली काली रात। जुगनुओं की रोशनी से थोड़ा थोड़ा रास्ता दिख रहा था। निमकी और अंजना गांव से बाहर निकलकर कब्रिस्तान की तरफ बढ़ गए। कब्रिस्तान की हवा बिल्कुल सफ़ेद थी और आज दोनों को डरावनी आवाज़ सुनाई दे रही थी। निमकी कुछ डरी डरी सी लगी आज, पर अंजना के चेहरे पर डर का जरा भी आवाज़ नहीं था।
दबे पांव दोनों बाबा की झोंपड़ी में पहुंचे। बाबा उन्हीं के इंतजार में बैठा था। क्या गड़बड़ किया अंजना तुमने? बाबा अंजना की तरफ देखते हुए बोला। तुमने अपना माला खो दिया ना, और निमकी तुमने अपना माला इसे दे दिया। बाबा दोनों को डांटने वाले अंदाज में बोले। मैं ज़्यादा नहीं बचा पाऊंगा तुम दोनों को। जिस तंत्र मंत्र और जाप के लिए आई हो उसे अच्छी तरह से करो, वरना अंजाम कुछ उल्टा हो जाएगा। सामान लाई हो? जी बाबा जी। और निमकी ने बाबा को सामान से भरा एक थैला दिया। बाबा ने थैला में से सामान बाहर निकाला। उसमें से गिलहरी की पूंछ के बाल, मरी छिपकली और कुछ नींबू और सिंदूर थे। बाबा ने उसे उन सभी सामान को मिट्टी के एक बर्तन में डाला और आग पर रख दिया। लाओ अपनी माला निकाल कर दो। अंजना ने अपनी माला निकाल कर बाबा को दे दी। बाबा बोला, इस बार जो मैं माला बना कर दूंगा उसे पहनते तुम दोनों एक दूसरे के अतीत के बारे में जान जाओगे। अंजना के अतीत की बातें निमकी को पता चलेगी और निमकी के अतीत की बातें अंजना को। याद रखना, दोनों को सच सच बताना है, कोई झूठ नहीं बताएगा। पर बाबा मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि मेरे गले से माला किसने निकाला? तुम्हारे दादाजी ने। क्या? अंजना हड़बड़ा कर बोली। एक साथ निमकी और अंजना दोनों चौंक गए। जी हाँ, उन्हें सब पता है। उन्हें पता है कि तुम क्या चाहती हो और क्यों चाहती हो। बाबा बड़ी सावधानी से बातें कर रहा था। तुम्हारे दादा के ऊपर एक जिन का साया है। वो जिन आज भी उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, पर सभी जानकारी उन्हें होती है। उन्हें पता चल गया था कि तुम दोनों आत्मा से बातचीत करने के लिए ये सब कुछ कर रही हो, इसलिए वो तुम दोनों को अलग अलग करना चाहते हैं। अब बहुत ही सावधानी से तुम दोनों को रहना होगा। उन्हें ये भी पता है कि तुम यहाँ हो, पर वो किसी स्वार्थ के लिए कुछ बोल नहीं रहे हैं। याद रखना, अगर ये माला तुम्हारे दादा को मिल गया तो तुम कभी भी एक दूसरे का अतीत नहीं जान पाओगी, और आत्मा तक पहुँचना तो दूर की बात करना भी मुश्किल हो जाएगा। नहीं बाबा नहीं, मैं एक बार तो बहन की आत्मा से मिलना चाहती हूँ, बस एक बार। ठीक है अंजना, जितने भी सावधानी रख सको तो रखो। आत्मा को बुलाना आसान नहीं है। जिस तरह से बुलाया जाता है उसी तरह से वापस भेजना होता है। अगर कुछ गलत हो गया तो समझो तबाही के अलावा कुछ नहीं दिखेगा। ठीक है बाबा, अंजना बोली। मैं कुछ नहीं करूँगी, पर अपनी बहन की आत्मा से ज़रूर मिलूँगी। बस एक बार मैं अपनी बहन को महसूस करना चाहती हूँ, मिलना चाहती हूँ, और जानना चाहती हूँ कि आखिर कौन है वो जिसने उसकी जान ली और जिसने मेरी बहन को जान से मार डाला। और 2 दिन के अंतराल बाद अंजना और निमकी को फिर आना था बाबा के पास। निमकी तो चली गई, पर जब अंजना घर में घुसी उसे डर लगने लगा। अपने कमरे में पहुंची, उसे ऐसा लग रहा था कि पीछे कोई है और कोई बुला रहा है, पर जैसे ही अंजना पीछे देखती सब गायब। उसने अच्छे से अपने कमरे का दरवाज़ा बंद किया, सभी खिड़कियां भी बंद की, और बहुत नींद आने के बावजूद भी नहीं सोई। पूरी रात बस करवटें बदलती रही। फिर बाबा ने अगले दिन ही सुबह निमकी और अंजना को कब्रिस्तान में दोपहर को ही बुला लिया था। दूसरी तरफ, छोड़ दे मुझे, कौन है तू? मुझे क्यों पकड़ कर लाया? लगातार 3 प्रश्न किया उस आत्मा ने, जो निमकी के शरीर में कैद थी और चिल्ला चिल्ला कर बोले जा रही थी। मुझे इस तरह से जकड़ नहीं सकते तुम, मैं स्वतंत्र हूँ, मुझे जाने दो। उसकी चिल्लाहट ने बाबा की झोंपड़ी में कंपन कर दिया था। दिन में ही बाबा ने सिद्धि शुरू कर दी थी। वहाँ कब्रिस्तान में वैसे भी कोई आता जाता नहीं था, और जब से बाबा ने अपने डेरा डाला था तब से और भी लोग डरे हुए थे। बाबा भूत प्रेत और आत्माओं से बातें करता था, और उनके वश में करना उसके लिए बहुत आसान था। बाबा अपने स्थान पर बैठा था, उसके सामने निमकी बैठी थी और उसके बगल में अंजना। आज बाबा ने निमकी और अंजना को बुलाया था, और उन दोनों पर आत्माओं का वास होना था। बहुत तंत्र मंत्र जाप करने के बाद बाबा किसी तरह से निमकी के ऊपर आत्मा को ला पाया,
अंजना तो अभी भी साधारण सी बैठी थी। निमकी के ऊपर वास लिए आत्मा पुन बोली, मुझे छोड़ दे। बाबा ने प्रश्न किया, बता मुझे तू किसकी आत्मा है और बड़ी आसानी से निमकी के शरीर में कैसे आ गई? नहीं बताऊंगी। मैं क्यों बताऊं? बाबा को गुस्सा आया और एक मुट्ठी राख उठाकर उसके मुंह पर झोंक दिया तो वो आत्मा तड़प कर रह गई। रुक जा, पहले ये बता कि मुझे बुलाया क्यों? बाबा पुनः हाथ में राख उठाया और बोला, डालूं क्या तेरे मुंह में ये राख? नहीं नहीं, अब नहीं, बहुत दर्द होता है। तो फिर सवाल मेरे और जवाब तेरे होंगे। ठीक है, मैं बताती हूँ। आत्मा बोली, मैं संजना हूँ, अंजना की छोटी बहन। अंजना ये सुनकर तड़प उठी। संजना तुम? मैं तुम्हें बुलाना चाहती थी, मुझे बात करना था तुमसे। क्यों? आखिर तुम मुझसे क्यों मिलना चाहती हो? मुझे मारकर तसल्ली नहीं मिली तुम्हें? संजना, मेरी बहन रोते हुए अंजना बोली, मैंने नहीं मारा तुम्हें और मुझे नहीं पता कि तुम्हारे मारने की वजह कौन है। झूठ बोल रही हो तुम, कोरा झूठ। मुझसे दादाजी मिले थे, उन्होंने बताया था कि तुमने ही दरवाज़ा बंद किया था। निमकी के शरीर में घुसकर संजना बोल रही थी, तुमने ही मुझे मारा था अंजना, तुमने ही। नहीं बहना, अब मैं तुझे कैसे समझाऊं, पर बहुत जल्दी मैं पता कर लूँगी कि तुम कैसे मरी थी। अंजना बोली, तू ही बता, अगर मेरी वजह से तू मरी होती तो मैं तुमसे मिलने के लिए इतना सब कुछ क्यों करती? सिर्फ तुमसे बात करने के लिए मैंने ये सब किया और बाबा जी को बोला। उनके मना करने के बाद भी मैंने उन्हें विवश किया और डर डर के सारी विधियां की। चलो मैं मान लेती हूँ, संजना बोली। तुम कैसे पता करोगी और क्या तुम मेरी जिंदगी वापस ला सकती हो? बोलो, गुर्राकर संजना की आत्मा बोली। काश ऐसा कर पाती बहन, शायद ये मुमकिन नहीं, पर वादा करती हूँ मैं तुम्हें भटकने नहीं दूंगी। और फिर धीरे धीरे निमकी पहले जैसी हो गई और जब होश में आई तो तनक कर बोली, मेरा बदन क्यों अकड़ा जा रहा है अंजना, और मेरे मुंह पे ये राख कैसे? मेरे बाल भी खुले हैं। सवालों की झड़ियाँ लगा दी एक साथ में। निमकी, तुझे कैसे बताऊं, किस तरह शुक्रिया बोलूं तेरा? पता है तेरे शरीर में संजना की आत्मा आई थी। मैंने बात किया उससे और खुशी से अंजना रो पड़ी। क्या? निमकी चौंक कर बोली, सच में? अंजना, वाह, फिर क्या हुआ? उसने मुझे कातिल समझ लिया था। मैंने यकीन दिलाया है कि मैंने नहीं मारा उसे और ये भी वादा किया है कि बहुत जल्दी मैं पता कर लूँगी उसके मरने की वजह कौन था। अंजना, सबसे पहले याद करके बताओ मुझे कि उस समय ऐसा क्या हुआ था जिस वजह से संजना की मौत हुई थी। शायद कोई सुराग मिल जाए। बाबा जी बोले। जी बाबा जी, मैं आपको बताती हूँ। हमारे बचपन की बात है। हम 5 लोग, मैं, संजना, मेरा भाई, निमकी और दादाजी, सभी लोग मिलकर छुपन छुपाई खेल रहे थे। खेलते खेलते ना जाने संजना कहाँ छुप गई, किसी को नहीं मिल रही थी। पापा और दादाजी ने अंदर जाकर देखा, बाहर देखा, पर वो कहीं नहीं मिली। सभी लोग बहुत परेशान हो गए। घर के सभी सदस्य गांव के अंदर बाहर ढूंढने लगे। इसी तरह पूरा 1 महीना बीत गया, पर संजना नहीं मिली। एक दिन सभी लोग सुबह में नाश्ते के लिए बैठे तो कुछ बदबू की बू सी आई और पूरा दिन नाक से सांस लेना दुर्भर हो गया। सबको ऐसा लगा कि कोई चूहा या बिल्ली मर गई है। सबने बदबू की तरफ ढूंढना शुरू कर दिया। वो पूरा घर छान लेने के बाद भी पता नहीं चल पाया कि बदबू कहाँ से आ रही है। फिर अचानक में चाचा जी को ख्याल आया कि घर के नीचे 3 कमरों में का एक बेसमेंट भी तो है। और फिर चाचा जी दौड़कर बेसमेंट में जाने के लिए वो रास्ता ढूंढा जहाँ से जा सके। बेसमेंट कभी भी खुलता नहीं था, इसलिए बच्चों को तो पता भी नहीं था कि ऐसा भी कुछ होगा। चाचा जी जैसे भागे भागे गए वैसे ही भागे भागे बाहर आए।
उनके मुंह से उल्टियां होने लगी और आंखों में ज्वाला थी। क्या हुआ? पापा बोले। जाकर देख लो भाई साहब, उल्टियां करते हुए चाचा जी बोले। पापा भी गए उनके पीछे पीछे। घर के बाकी सदस्य भी भागे और नीचे का नज़ारा देखकर पापा जैसे पागल से हो गए। माँ चीखने लगी। घर के सभी लोग दहाड़े मारकर रोने लगे। किसी की हिम्मत नहीं थी उस बदबू वाले शरीर को छू सके जो संजना की थी। यह कहकर अंजना रोने लगी। वो लाश थी संजना की, मेरी बहन की। हम सभी बहुत परेशान थे, सिर्फ एक इंसान को छोड़कर, वो थे दादाजी। क्योंकि दादाजी उस दिन से मौन हो गए। बहुत प्यार करते थे वो संजना को। उस दिन के बाद दादाजी में बहुत बदलाव आए। कभी शांत हो जाना, कभी अचानक में भयानक हो जाना, बिगड़ जाना। वो दिल के बहुत अच्छे हैं, पर कठोरता भी है। घर के सभी लोग सदमे में थे और संजना हमारे बीच नहीं थी। वो कैसे गई वहाँ, कैसे उसके अंदर बंद हो गई, ये सब रहस्य बन गया। पर बाबा जी, अब मैं उस रहस्य को खोलूंगी और ढूंढ कर लाऊंगी उसको जिसने मेरी बहन के साथ ऐसा किया। वो अंदर घुट घुट के चिल्ला के मरी होगी निमकी। अंजना की आंखों में आंसू छलक रहे थे। मेरी मदद तो करेगी ना निमकी आखिर तक? हाँ अंजना, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। रात का पहर था। अंजना बेफिक्र अपने कमरे में सोई थी। अचानक उसका बेड धीरे धीरे ऊपर उठने लगा। उसे बिल्कुल भी पता नहीं चला। और ऊपर और फिर सीधा छत से जाकर टकराया। अंजना के माथे पर धड़ाम से लगा। वो चौंक कर उठना चाही, फिर उसे धड़ाम से चोट लग गई। अब वो हिल भी नहीं सकती थी। उसका पूरा शरीर छत और बेड के बीच में था। ऐसा लग रहा था कि बेड ने जकड़कर उसे दबा रखा हो। उसे पता नहीं क्या सूझी। उसने जोर से बोला, संजना जिंदा है। और अगले ही पल बेड धड़ाम से नीचे गिर गया। अंजना को चोट आई, पर उसने उसे छुपाते हुए इधर उधर देखा और हिम्मत करके बोली, कौन है यहाँ, बता दो, कहाँ है संजना? एक अठास हुए कमरे में अंजना को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। एक जोर का झटका लगा बेड को। ऐसा लगा जैसे किसी ने गुस्से में लात मारी हो। एक तेज हवा का झोंका चला और खिड़की खुली फटाक से। फिर अंजना ने महसूस किया कि कोई तो है जो यहाँ से भागा है। वो खिड़की पर भागी, पर उसे कुछ दिखाई ना दिया। ओम ह्रीं क्रीं चंडाय जय नमः। बहुत धीरे धीरे है आवाज। अंजना के कानों तक पहुंच रही थी। रात के 1 बजे सिर्फ उसे ही ये आवाज़ सुनाई दे रही थी, या कोई और भी सुन सकता था। अंजना ने इधर उधर देखा और बेड से उठी। धीरे से उसने अपने कमरे का दरवाज़ा खोला। फिर बिना किसी आवाज़ के उसके पाँव धीरे धीरे आवाज़ की दिशा में बढ़ने लगे। करीब 5 मिनट वो इधर उधर आवाज़ को ढूंढती रही, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। फिर उसे ख्याल आया कि हो ना हो ये आवाज़ घर के तहखाने से आ रही है। अंजना अब तक निडर थी, पर अब तहखाने का सोचकर डर गई। ये वही जगह थी जहाँ उसकी बहन की लाश मिली थी। फिर भी हिम्मत करके उसने वहाँ जाने का निर्णय लिया। उस दरवाजे के खोला जहाँ से नीचे जाया जा सकता था। दिल धक धक कर रहा था। दरवाज़ा खोलते ही आवाज़ तेज सुनाई देने लगी। अंजना सीढ़ियाँ उतरने लगी। पूरा अंधेरा होने की वजह से उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, पर वो अंदाज़ा लगाकर धीरे धीरे उतरने लगी और उस आवाज़ की तरफ बढ़ने लगी। आवाज़ अब बातचीत में बदल गई थी। अंजना कुछ ही देर में वहाँ पहुँच गई जहाँ धीमी धीमी रोशनी थी। दादाजी, चौंक गई अंजना और एक जगह ठिठक गई। बहुत हिम्मत करके उसने पूरा माजरा समझने की कोशिश की और चुप रही। हटिया यहाँ से,
मुझे परेशान मत कर, अब जा, मुझे तेरी कोई ज़रूरत नहीं, दादाजी बोल रहे थे। बड़ा ही स्वार्थी निकला रे, कुटिल हंसी के साथ बोला। तेरा काम निकल गया तो मुझे भगा रहा है। दादाजी का ये दूसरा रूप देखकर सिहर गई अंजना। दादाजी दो आवाज़ों में बातें कर रहे थे, खुद ही सवाल और खुद ही जवाब। क्या किया मेरे लिए, बता क्या किया? और भयानक आवाज़ के साथ दादाजी का दूसरा रूप हंसने लगा। मनुष्य स्वार्थ हित के लिए कुछ भी कर देता है। तेरे कितने ही जुर्म दफा मनुष्य स्वार्थ हित के लिए कुछ भी कर देता है। तेरे कितने ही जुर्म दफन है इस काल कोठरी में, ये मुझे अच्छी तरह पता है। नहीं नहीं, वो सब बताने की जरूरत नहीं, पर मैं तुम्हारी शर्त कैसे मान लूं, बताओ। मुझे ये नहीं पता, अट्ठास के साथ दादाजी की भारी भरकम दूसरी आवाज ने कहा। मुझे मुक्ति चाहिए, बस मुक्ति, नहीं तो तुम्हारे खानदान का एक भी इंसान नहीं बचेगा मेरे कहर से। पर तुम्हारी शर्त संभव नहीं, उस फूल सी जान का गला मैं कैसे घोट दूं, बताओ। अब अंजना कांप सी गई। किस जान की बात कर रहे थे दादाजी? दादाजी के अंदर जो आत्मा थी वो बहुत खूंखार थी, यह तो साबित हो गया। और वो कोई बलि मांग रही थी, पर क्यों? एक झटके के साथ दादाजी का शरीर कंपकपी में बदल गया और बैठे बैठे हिलने लगे और बड़बड़ाने लगे। नरबली कैसे? नरबली किसकी जान लो? अंजना की हालत खराब हो गई ये सब देखकर। ऐसा लगा कि वो अभी गिर जाएगी बेहोश होकर। इससे पहले उसने निर्णय लिया कि वो अपने कमरे में जाएगी, पर दादाजी को छोड़कर कैसे? वो ये सब सोचती कि दादाजी अब धीरे धीरे शांत पड़ गए और जहाँ बैठे थे वहीं लेट गए। थोड़ी देर की शांति के बाद अंजना दादाजी के पास गई और उनको देखा। दादाजी गहरी नींद में थे। अब संजना धीरे से उनके कमरे में गई। उनकी आंखों के सामने वो मंजर हट नहीं रहा था। पूरी रात नींद नहीं आई और सुबह 5 बजे के करीब वो सोई थी। सुबह 7 बजे जब माँ ने उठाया तब उठी। उस सर में जोरों का दर्द था और माँ से बोलकर दोबारा सो गई। अंजना दोबारा सोने के बाद लगभग 10 बजे उठी, नाश्ता किया और दर्द की वजह से सिर में तेल लगाकर मालिश की। फिर थोड़ा और आराम करने के बाद उसने सोचा कि अंदर जाकर देखना चाहिए। पहले तो चुपके से दादाजी को देखा वो क्या कर रहे हैं। दादाजी बाहर बरामदे में बैठे नजर आए, अपने कुछ साथियों के साथ गप्पे मारते हुए। दोपहर का 1 बज रहा था। अंजना बहुत हिम्मत करके वापस तहखाने में गई। उसके हाथ में एक टॉर्च भी था। हिम्मत की दाद देनी होगी उसकी। उसने बड़े गौर से सब कुछ देखा। दीवारों पर बड़ी बड़ी तस्वीरें थी, बड़ी बड़ी मूछें वालों की। शानदार राजाशाही पोशाक पहने हुए नर बलि, पशु बलि की तस्वीरें बनी हुई थी, जिसमें एक इंसान दूसरे इंसान और पशु के गर्दन पर तलवार मारता हुआ दिख रहा था। ये सब देखकर अंजना के पैरों के नीचे जमीन खिसक गई और उसके समझ में नहीं आया। टॉर्च की रोशनी को दीवार के नजदीक ले जाकर देखा उसने। खून के छींटे पड़े हुए थे। तो क्या इस तहखाने में कई मौतें हुई हैं? क्या संजना को मारा गया था? कहीं बलि तो नहीं दे दी गई थी? नहीं, इतना बुरा नहीं हो सकता है। मुझे पता लगाना पड़ेगा, पर कैसे? एक रास्ता है दादाजी। नहीं, वो क्यों बताएंगे, बल्कि मुझे ही डांटने लगेंगे। फिर क्या करूं मैं, किससे मदद लूं? और यही सब उधेड़बुन में थी। फिर कुछ सोचते हुए अंजना भागी ऊपर गई। घर के मुख्य द्वार पर दादाजी बैठे थे, तो उसने पीछे से निकलने का सोचा। माँ को बोलते हुए भागी, माँ मैं निमकी के वहाँ जा रही हूँ, दादाजी को मत बताना। माँ हक्का बक्का उसे देखती रही और मन ही मन बड़बड़ाने लगी। इस लड़की का कुछ नहीं हो सकता, कब क्या करती है किसको पता नहीं।
निमकी को साथ लेकर वो कब्रिस्तान की तरफ भागी। इतनी घबराई क्यों हो? निमकी ने पूछा। पहले चल तो सब कुछ बताऊंगी। अरे पर हुआ क्या? इतना सब कुछ हुआ है कि 2 बार बयान नहीं कर पाऊंगी, अंजना बोली। बाबा के सामने सब बताऊंगी। भागती हाँफती निमकी के साथ अंजना बाबा की झोंपड़ी के अंदर जैसे कदम रखी, अचानक में ठिठक गई, पर वहीं के वहीं जम गई। निमकी ने धीरे से पूछा, क्या हुआ? चुप रह, अंजना धीरे से बोली। अंदर से दादाजी की आवाजें आ रही थी। क्या? मैं तो चली फिर। निमकी पीछे की तरफ खिसकना चाहिए तो अंजना ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो धीरे से बोली, रुक, मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा। मुझे पता है, दादाजी बोले, पर मैं क्या करूं? उस नन्ही सी जान के पीछे पड़ा है वो भूत जो आपके शरीर में आकर परेशान करता है बिटिया को। धीरे धीरे सब पता चल जाएगा। मुझे जितनी मदद करनी थी वो मैंने कर दी। अब इसके आगे का ज्ञान मुझे नहीं पता। कोई रास्ता तो होगा। दादाजी हाथ जोड़कर बैठे थे। एक ही रास्ता है, पंडित सोमनाथ, उनके पास है उस मर्ज की दवा, पर वो मदद नहीं करेंगे। क्यों? उन्होंने आज तक गलत लोगों का साथ नहीं दिया, तो आपकी मदद करने का सवाल नहीं होता। मुझे बस अपने परिवार को बचाना है, चाहे भले ही मेरी जान क्यों न चली जाए, दादाजी बोले। आपकी जान में भूत आत्मा को कोई दिलचस्पी नहीं है दादाजी। उन्हें नए गर्म खून की तलाश है, और वो एकमात्र खून है अंजना बिटिया। एक बार अंजना ये नाम सुनकर सिहर सी गई, पर खुद को हौसला देते हुए खड़ी रही और उनकी बातें सुनती रही। नहीं, दादाजी चिल्लाए, मेरी बिटिया को मैं कुछ नहीं होने दूंगा। आपके खानदान में जो पशु या नरबलि की प्रथा थी, वो आज आपके परिवार की जान के पीछे पड़ गई है। पहली जान आपकी पोती संजना की गई, दूसरी जान अब जाने को है। कुछ भी करके बचा लो बाबा। घर जाओ, बाबा बोला, मैं कोई उपाय सोचता हूँ। एक बात याद रखिएगा, भूत आत्मा जबरदस्ती कुछ नहीं करेगा, वो सब कुछ आपसे ही करवाएगा। तो आप उसके बहकावे में आने से पहले सोच लीजिएगा। जी बाबा जी, अब मैं चलता हूँ। और दादाजी वहाँ से उठकर खड़े हुए। उनके चेहरे पे असंख्य चिंताएं की रेखाएं थी। उन्होंने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और बाहर आने लगे। अंजना निमकी को लेकर छुप कर बैठ गई। दादाजी बहुत परेशान थे। अंजना को थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा था कि माजरा क्या है, पर अब वो आगे क्या करे। बाबा जी ने सोचा था थोड़ा आराम करेंगे, पर अचानक में अंजना और निमकी को देखकर चौंक गए। अरे बिटिया तुम? अभी अभी दादाजी यहाँ से गए हैं। बाबा जी हमें पता है, अंजना रुआसे होते हुए बोली। क्या मुझे भूत की आत्मा मार डालेगी? बेटा आप बहुत हिम्मती हो, हिम्मत बरकरार रखना, शायद तुम बच सको। पर बाबा कोई तो उपाय होगा, निमकी बोली। उपाय तो है एक ही बिटिया, और वो है पंडित सोमनाथ। जी बाबा जी, मैंने सुन लिया था आपकी और दादाजी की बातें। तो ये भी सुना होगा कि वो गलत लोगों का साथ नहीं देते। अगर तुम्हें लगता है तुम सही हो तभी जाना, वरना सीधा मना कर देंगे। बाबा ये नर बलि और पशु बलि की क्या कहानी है? अंजना ने बाबा से सवाल किया। बेटा तनिक रुको, मैं आपको बताता हूँ। और बाबा कुटिया में बने एक कमरे से दूसरे कमरे में गए। लगभग 20 मिनट बाद बाबा वापस आए और एक पत्थर अंजनी को देते हुए बोले, अंजनी ये पत्थर तुम बिल्कुल अकेली में पड़ोगी। याद रखना, अगर किसी ने भी देख लिया तो बहुत समस्या होगी। अंजना ने उत्सुकता से देखते हुए पत्थर हाथ में ले लिया और निमकी बड़ी गहराई निगाहों से देखने लगी। ये पत्थर तुम निमकी को भी नहीं दिखाओगी? पर बाबा जी निमकी तो, हाँ मुझे पता है, बाबा बोले, मुझे पता है तुम्हारी निमकी सबसे चहेती है।
पर क्या निमकी तुम्हारी सलामती नहीं जाती? निमकी बोली, मैं तो अपनी जान भी दे दूंगी बाबा जी मेरी दोस्त के लिए। और निमकी भावुक हो गई। तो फिर इस सिद्धि पत्थर को अंजना तुम अकेली पढ़ोगी, नहीं तो सिद्धि बेकार जाएगी। ठीक है बाबा जी, और फिर कल अकेले आकर मिलना। जी बाबा जी। फिर दोनों वहाँ से चली गई। रास्ते भर अंजना उस पत्थर के बारे में सोचने लगी कि ऐसा क्या होगा उस पत्थर में। इधर निमकी भी उसके हाथों में लिए पत्थर को ही देखती थी और सोचती थी कि ऐसा क्या होगा जो बाबा ने मुझसे भी छुपाया और कल अकेले में आने को कहा। अंजना के घर पहुंचते ही माँ उस पर बरस पड़ी। अब तो इतनी बड़ी हो गई है कि माँ से छुपाती है। क्या हुआ माँ? अंजना बोली। तू आजकल बिना कुछ बताए कहाँ जाती है, कुछ पता नहीं चलता। माँ मैं निमकी के साथ ही रहती हूँ, तू चिंता मत कर। और अंजना भागते हुए अपने कमरे में चली गई। अंदर जाके उसने पत्र खोला। पत्र में लिखा था। आखिर उस पत्र में क्या राज था जो बाबा ने निमकी को भी बताने से मना किया था? और निमकी और अंजना रोज रात को कब्रिस्तान में बाबा के पास क्यों जाती थी और किस लिए जाती थी? इन सब बातों का राज जानने के लिए देखते रहिए इसका नेक्स्ट पार्ट। मिलते हैं अगले पार्ट में नई कहानी के साथ।